मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव से आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय। माय डियर स्टूडेंट्स, अपन सैलरी अध्याय में वेतन से आय के संबंध में महत्वपूर्ण नियम पर चर्चा कर रहे थे, जो कल के वीडियो में अधूरी रही थी। उसको आगे बढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट जो आता है इसमें वेतन से महत्वपूर्ण नियम में, वेतन एवं मजदूरी में कोई अंतर नहीं। आयकर के अंतर्गत इसके अधिनियम में वेतन व मजदूरी में कोई अंतर नहीं समझा जाता है। ये दोनों ही किसी के कार्य करने पर उसे प्राप्त होते हैं। मजदूरी का जो संबंध है वो शारीरिक श्रम से है, जबकि वेतन का संबंध गैर शारीरिक श्रम के कार्यों के अलावा, और वो किसी भी मजदूरी में प्राप्त हो चाहे वेतन में प्राप्त हो, उसे वेतन में शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट लेते हैं अपन, स्वेच्छा से वेतन त्यागना अथवा छोड़ना। यदि कोई कर्मचारी जो वेतन प्राप्य हुआ है या प्राप्त हुआ है और कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से अपना वेतन त्याग दे या छोड़ दे, तो भी उसे वेतन से आय में शामिल किया जाता है। परंतु यहाँ पर इसका एक अपवाद है। यदि कोई कर्मचारी प्राप्त वेतन को जनहित में केंद्र सरकार के लिए छोड़ देता है, तो उसे वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। कर मुक्त वेतन। यदि किसी कर्मचारी को अपनी नियोक्ता से कर मुक्त वेतन प्राप्त होता है, तो इसका आशय है कि कर्मचारी के वेतन पर देय आयकर का भुगतान नियोक्ता ने कर दिया है, और जो भुगतान नियोक्ता ने किया है उस आयकर को उसके वेतन में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वेतन किसी भी समयांतराल पर प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि माय डियर स्टूडेंट्स, वेतन दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पे प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट लो, इसी चर्चा में आगे चलते हैं। नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक भुगतान। यदि नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी को कोई भुगतान स्वैच्छिक रूप से उपहार स्वरूप प्रदान करता है, तो उसे वेतन में शामिल किया जाएगा। तार्थ कहने का प्रयोग है कि वो वेतन में कर योग्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए कर्मचारी को बोनस देना, उसकी सेवाओं के लिए उसे पारिश्रमिक देना, तो उसे वेतन में शामिल किया जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में वेतन में से की गई कटौती। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से किसी अनुबंध या विधान के अंतर्गत अनेक कटौतियाँ की जाती हैं, जैसे भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान, जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, आयकर
कर्मचारी को दिए गए ऋण की वसूली आदि जो कटौतियाँ कर्मचारी के वेतन में से की जाती है उन्हें वापस उसके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इससे कटौतियों के बाद जो वेतन प्राप्त होता है वो कहलाता है शुद्ध वेतन, और शुद्ध वेतन में इनको जोड़ देने पर उसका सकल वेतन प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में आगे और चलते अपन। सेवा समाप्ति के बाद मिला भुगतान। यदि किसी व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति के पश्चात कोई भुगतान अपने भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त होता है तो उसे भी वेतन में शामिल किया जाएगा। इसका अंतिम नियम वेतन उपार्जित होने का स्थान इम्पोर्टेंट है। आयकर अधिनियम की धारा 9 उपधारा 1 के अनुसार वेतन शीर्षक की आय उस स्थान पर उपार्जित होती है जहां पर कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। यदि सेवाएं भारत में दी गई है तो वेतन भारत में उपार्जित हुआ अथवा उदय हुआ समझा जाता है, चाहे उसका भुगतान भारत के बाहर ही क्यों न किया जाए। और भारत के बाहर भुगतान की गई पेंशन को भी भारत में उपार्जित हुआ तभी माना जाता है जब उसने अपनी सेवाएं भारत में दी। अब अगला हेडिंग अपन चलते हैं। वेतन में शामिल कौन कौन सी मदें की जाती हैं तो उन पर चर्चा करते हैं। धारा 17(1) के अंतर्गत जो मदें वेतन में शामिलित की जाती हैं वो इस प्रकार है। मजदूरी, वार्षिकी अथवा पेंशन, ग्रेजुटी, कोई फीस, बोनस, कमीशन, अनुलाभ अथवा वेतन या मजदूरी के स्थान पर कोई अतिरिक्त लाभ, कोई भी अग्रिम वेतन, किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी में रहते हुए उपभोगने की छुट्टियों का वेतन, एक कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि, हस्तांतरित शेष का कर योग्य भाग, केंद्रीय सरकार द्वारा नई कर्मचारी पेंशन योजना 2004 के अंतर्गत अंशदान, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन, ग्रेजुटी, भविष्य निधि आदि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, और लास्ट पॉइंट अनुलाभ या सुविधाएं।